वन ऑफ द लेजेंडरी रोल्स हनुमान जी का। मेरे स्वामी मेरे राघव, हे करुणानिधि, हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन, हे रमा रमण, इन चरणों में 100 प्रणाम। बिंदु दारा सिंह एक प्रसिद्ध अभिनेता और बिग बॉस सीजन 3 के विजेता हैं। अपने पिता मशहूर पहलवान दारा सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने फिल्मों और टीवी में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। बड़े दिल वाले जो आपको एक टैग मिला बिग बॉस के अंदर में, बड़े दिल वाला जो टाइटल था वो गाड़ी के लिए था। मैं देखा साला ये गाड़ी मेरे को दे दी बिग बॉस, तो सब लोगों को लगा बिंदु हार गया। जो लोग मेरे दुश्मन टाइप जो होते हैं वो छलांगे मार रहे थे, तो मुझे उन पर दुख आया कि सालों गाड़ी भी गई तुम्हारी। बिंदु दारा सिंह ने कई प्रमुख टीवी शोज में काम किया है। इनमें बिग बॉस सीजन 3 में जीत के बाद उन्हें काफी पहचान मिली। इसके अलावा उन्होंने पार्टनर और महाभारत जैसे शोज में भी अपनी भूमिका निभाई है। उनका अभिनय और शोज में भागीदारी ने उन्हें दर्शकों के बीच एक अलग स्थान दिलाया है। बिग बॉस का जो प्यार है ना वो अनबिलीवेबल है। ये जो मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ वो बिग बॉस के बिन का है। हर साल मैं सोचता था जो भी आया इसको मैं हरा दूंगा, इसको मैं हरा दूंगा, इसको मैं हरा दूंगा, और फिर आया सिद्धार्थ शुक्ला। जब मैंने उसको देखा मैं कहा बाप रे, इसको कौन हराएगा। अक्षय बाजी एंड अजय सर के साथ वाली जो फ्रेंडशिप है, सो वहाँ पे किस तरीके का क्रेजी फन होता है। अक्षय इज लाइक अ नॉटी चाइल्ड। उसके दिमाग में खुराफाती कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग चलता ही रहता है। अजय सर तो ही इज नोन फॉर द मतलब बिगेस्ट प्रैंकस्टर, लॉट्स ऑफ प्रैंक्स। सरदार 1 की शूटिंग थी, इसने हमें सबको बोला भाई बहुत ही टेस्टी मीठा आज खिलाऊंगा, और जो मुंह में डाले तो मिर्चों से बना हुआ होगी। आप लोगों को हम लोग देखते हैं, माइंड में हमेशा से आता है दोस्ती। आई बिलीव दैट, मेरे को लोग बोलते हैं बड़ा दिल वाला, मैं बोलता हूँ कि संजय दत्त इज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, प्योर 24 कैरेट। हमारी जनरेशन में हमें रियलाइज हुआ कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं, आई थिंक वो रियल फ्रेंड्स होते हैं, बिकॉज लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। आज बेस्ट फ्रेंड है मोबाइल और रील्स। किसी के साथ में हाथापाई वगैरह हुई हो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से? हाथापाई में हम लोग थोड़ा थे। हमारे जैसे सनो सरदार का डायलॉग है, वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज़ होती है। घर के अंदर वो हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है, लेकिन एक बार वो घर के बाहर आ गया ना तो टोटे टोटे कर देंगे। भाई मेरा सामान रेडी है। एक मिनट। राजधानी बेसन। राजधानी बेसन से बनते हैं करारे स्वादिष्ट लाजवाब पकोड़े। ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही धमाकेदार और दमदार पर्सनालिटी है। बिंदु दारा सिंह सर हमारे साथ में हैं, जिनको हमारे इंडस्ट्री में बड़े दिल वाले के नाम से भी जाना जाता है। कैसा लग रहा है आपको जयपुर आके, पिंक सिटी आके? नहीं, अमेजिंग, आई लव दिस सिटी। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है एंड मैं यहाँ बहुत आया हूँ। बहुत यहाँ का खाना पीना मुझे बहुत पसंद है। एंड कुनाक, आज तो आपके स्टूडियो में आके मैं देखा कि कितनी मेहनत लगती है एक पॉडकास्ट को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। वेल डन। थैंक यू एंड आई होप दिस इज़ अ ग्रेट पॉडकास्ट। मैं इंजॉय करता हूँ बात करना, तो कोशिश करना कि आपकी भी आवाज़ आए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऑफ कोर्स सर को बहुत सारे लेजेंडरी रोल्स में, टीवी में, सीरियल्स के थ्रू देखा है सर आपको। एंड वन ऑफ द लेजेंडरी रोल्स हनुमान जी का जो आपने निभाया है, ऑफ कोर्स उन सब से मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, और हम मतलब लाइक हमारा बचपन उसको देख के हम बड़े हुए हैं। सो थैंक यू फॉर मेकिंग दैट थिंग पॉसिबल। इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं हमारी फैमिली पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से डैड ने हनुमान जी का रोल, जो सेवा की है, रोल क्या बोलूँ, तो वो अनबिलीवेबल है, अनपैरेलल्ड है। 1974 में आई थिंक फर्स्ट मूवी आई थी उनकी, जय बजरंग बली। मुझे याद है आज भी कि हम उस फिल्म की शूटिंग में गए थे, क्योंकि हम देखना चाहते थे ये हनुमान जी कैसे बनते हैं। और डैड ने कहा देखो, अगर आपने मेरे साथ हनुमान की शूटिंग पे चलना तो 6 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो हमने कहा क्यों? कहा बहुत टाइम लगता है रेडी होने के लिए।
तो जब हम गए थे तो उस ज़माने में टेप लगा लगा के उनके मुंह पे टेप लगा के माउथ बनाते थे और माउथ को फिर मेकअप करते थे। तो जब तक उनका मेकअप हुआ तब तक हम तो बोर हो गए थे, 9 साढ़े 9 बज गए थे, मैं और मेरा भाई पागल हो गए। 2-3 घंटे के बाद वो रेडी हुए। फिर हमने शॉट देखा, बहुत मज़ा आया। हनुमान जी बॉडी वाले आ रहे हैं और एक शॉट दिया, चंद्रकांत जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनने वो शॉट लिया। और उसके बाद डैड पूरा दिन कुछ खाते नहीं थे, नारियल पानी पीते थे, नो लंच नथिंग, बिकॉज वो लग गया इतनी मुश्किल से तो उसको निकालेंगे नहीं जब तक पैकअप नहीं होगा। तो हम, मुझे याद है हमने कहा भाई अब देख लिया अब शूटिंग, अब हमें ये पिक्चर लगी है शोले, हम देखने जाएंगे। और शोले देखने चले गए हम। फर्स्ट डे था, टिकट मिल गई आराम से। घर पहुँचे, सब लोग आ रहे हैं, बोले शोले फ्लॉप है, शोले फ्लॉप है। और मैं और मेरा भाई देख रहे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले। हमने कहा डैड सुपर हिट, हमको तो फिर से देखनी थी। तो बोला बच्चे बोल रहे हैं सुपर हिट है, तुम लोग बोल रहे हो फ्लॉप है। देखो ये होता है फिल्म इंडस्ट्री, लोग एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं नीचे। पिक्चर सुपर डुपर डुपर हिट हुई। एंड हनुमान जी की जो ब्लेसिंग है वो डैड पे तो थी। उसके बाद रामायण आई, रामायण की उनने, महाभारत की, और एक फिल्म थी लव कुश, जितेंद्र जी और सब थे, पद्मालय की, वो की। और उसके बाद मुझे मौका मिला हनुमान जी की सेवा करने। मेरे पिताजी ने ज़िंदगी में कभी मुझे रोक के कोई काम के लिए रोकना टोकना, कोई भी बच्चे को, हम 5 बच्चे, कभी लाइफ में उन्होंने कभी हमें रोका नहीं, कुछ भी जो करना है करो। जिस दिन मैं हनुमान जी का रोल करने आ रहा था, बोला बिंदु मेरे पास आ, बिठाया, बोला सुन, ये जो तू आज करने जा रहा है ना, ये मामूली चीज़ नहीं है, तुझे याद रखने का पड़ेगा, इसके रूल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। मैं कहा डैड क्या है? बोला जब जिस दिन तू हनुमान जी की सेवा करने जा रहा है शूटिंग, तो तू सुबह उठा, तूने प्रे की, नहाया धोया, कोई नॉनवेज वॉनवेज तो भूल जा, दूर दूर तक उसको टच भी मत करना। फिर कोई थॉट माइंड में जैसे माइंड में कोई थॉट भी रॉन्ग आने मत देना। ओके, नो थॉट। और उसके बाद तू उस सेवा पे उतरना और लगन श्रद्धा से उतरना, वरना हनुमान जी की ऐसी लात पड़ेगी कि तू याद रखेगा। तो हम लोग जो नॉन वेज खाते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जब हनुमान जी की मुझे मौका मिला सेवा करने, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो दिन और आज का दिन 30 साल हो गए मुझे हनुमान जी की सेवा करते हुए, कोई गलती मैं करता नहीं, नेवर। एक बार एक शो में मुझे याद है, लाइव हमारा जय श्री राम का शो था जी, तो परफॉर्म करते करते किसी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया और 1 सेकंड के लिए ना वेवर हुआ मन, एंड ऐसे लगा जैसे हनुमान जी ने ना गुस्से में आके एक हवा फेंकी मेरे गले में। वेवर होते ही 1 सेकंड में मेरी आवाज़ चली गई। और एकनाथ शिंदे जी के बेटे का शो था, और मैं भी शौक था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि 30 साल में कभी लाइफ में 1 सेकंड भी मेरा कंसंट्रेशन दूर नहीं होता और मैं बिल्कुल दुनिया से परे हो जाता हूँ जब मैं हनुमान जी की सेवा पे उतरता हूँ। लोग बोलते हैं सर आप तो नॉनवेज भी खा लेते हो, दारू भी पी लेते हो, आप कैसे करते हो? मैं कहा तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, जब तक हनुमान जी बोल रहे हैं। ट्यूसडे को मैं कुछ टच नहीं करता, वो भी 3-4 साल हुए। मैं कामाख्या माँ के मंदिर गया था, वहाँ के स्वामी जो हैं और पंडित जी जो है मेरे साथ गए, हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने कहा बिंदु जी हमें ना लगता है हनुमान जी की ब्लेसिंग आप पे है, तो आपको समझना पड़ेगा ट्यूसडे आज के बाद ज़िंदगी में कभी कुछ नॉनवेज नहीं खाना, दारू नहीं पीना, कुछ नहीं करना। मैं कहा डन। वो दिन फर्स्ट टाइम था लाइफ में जो मैंने एक ट्यूसडे रखा। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया था कि जो आप कर्म करोगे, जैसा आप जियोगे, जैसे आप लोगों के साथ करोगे, यही मिलने वाला है सब कुछ, बिल्कुल, बाद में कुछ नहीं है। तो डू गुड टू ऑन टू अदर्स एंड तुम्हारा भी अच्छा होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे समझ में आया कि चलो लोग देखते हैं हनुमान जी का ये सेवक है, तो ट्यूसडे मुझे बिल्कुल नहीं करना। वो दिन और आज का दिन, हमारे गुरु जी का मैसेज रात को 4 बजे सुबह आता कि आज मंगलवार है, लेकिन खैर वो मेरे मन में दिल में बस गया है कि अब उनका ये ऑर्डर आया है कि तू ट्यूसडे को नहीं टच करेगा, तो मैं कुछ नहीं टच करता। आज हम खाना खाने गए थे, किधर वो वायरल हो गई वीडियो, खा रहे पी रहे, तो लोग बोलते अरे आप लोग तो यार ये ऐसे कैसे खा रहे हो। तो हनुमान जी जिस दिन मुझे बोलेंगे, यानी जब तक उनका ऑर्डर आएगा कि आज के बाद तू नहीं करेगा, तो मैं सेवा बंद कर दूंगा। जब तक उनका ऑर्डर है और आशीर्वाद है, मुझे 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूँ। एनर्जी है, ताकत है उनकी सेवा में। जब मैं उतरता हूँ तो ऐसे लगता है कि वाओ,
ये बहुत ही ब्यूटीफुल डे है। कल शिखर में जाके हम हनुमान जी की सेवा करेंगे। लोग जब तक खुश हैं, जब तक रामलीला में रेड फोर्ट में हम करते हैं, मोदी जी का टिक्का लगा 2 बार, इस बार फिर से लगा इस साल। अच्छा। हमारी श्री धार्मिक रामलीला है बहुत ही कमाल की, तो उसमें जाके करते हैं, ये प्ले करते हैं जय श्री राम, अयोध्या जी में जाके करते हैं। तो मौका बार बार मिलता है और मुझे लगता है कि जब तक उनकी आज्ञा है तब तक मैं ये करूँगा। इसी के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ आपसे सर पूछना चाहूँगा कि जब हम कोई भी ऐसे रोल्स प्ले करते हैं, हमारे चाहे भगवान हैं, चाहे हमारे आराध्य जो भी धर्म के हैं, तो आप जब हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो वो कुछ एनर्जी, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ फील होती थी सेट्स पे? बहुत अलग। आपने जैसे हनुमान जी का वेश पहना तो एक अलग ही एनर्जी और अलग ही स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर, चाहे कुछ भी हो। आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, कुछ भी, एक वाइब्रेंट एनर्जी और स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर। और वो जैसे मैंने पहन लिया तो मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी कुछ भी बात करे मेरे सामने। तो मैं कभी जाके लोगों के बीच में नहीं बैठता, जो बातें कर रहे हैं उनके बीच में नहीं बैठता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में से जय श्री राम बाहर आना चाहिए, जय बजरंगबली आना चाहिए, और जब तक मैं ख़त्म नहीं करता तब तक मुझे चाहिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो ये तरीका है मेरा, और यही तरीके से मैं करता हूँ, यही तरीके से मेरे पिताजी करते थे। और अभी तक हमें, डैडी तो सोते थे तो डायलॉग बोलते थे हनुमान जी के। अच्छा। मम्मी उनको उठाती थी, हाय हाय की कर रहे हो, तो 10 साल हो गए शो ख़त्म हुआ है। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग। हम पंजाबी पैदा हुए हैं, मुझे बहुत ही शर्म आती है, बहुत ही बुरा लगता है जब कभी कभी मैं वीडियो देखता हूँ कि कोई पंजाबी लोग और हिंदू लोगों में लड़ाई हो रही है। बिकॉज जो ये लोग जो मांग रहे हैं उल्टा पुल्टी चीज़ें, कभी कोई खालिस्तान मांगता है, कभी कुछ मांगता है, उन्हें ये समझना चाहिए कि हम सब एक हैं। सनातन धर्म सबसे पहले था इस दुनिया में, हिंदुस्तान सबसे पहली कंट्री है इस दुनिया में, और सारे के सारे हम हिंदू हैं। वहाँ से परिस्थितियों की वजह से हम सिख बने। गुरुजी ने एक एक हिंदुओं का बड़ा बेटा लिया, उसे सरदार बनाया लड़ने के लिए। मुग़ल आए, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को मुस्लिम बना दिया, वो भी हिंदू हैं। जो दूसरे आए क्रिश्चियन, उनने क्रिश्चियन बना दिया, वो भी हिंदू हैं। तो हम सब हिंदू हैं। एंड यानी इट्स सिली कि हम लोग को जात पात में बांटा जाता है। सर कितनी प्रिपरेशंस होती थी जब हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले हो रहा था उसके बैकड्रॉप में? बिकॉज लोगों को देखो, ऑन स्क्रीन तो ऑफ कोर्स आपको देखा है सर, हम सब ने देखा है, हाँ। बट पीछे जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती थी, आज मैं चाहूँगा कि कुछ उसके मोमेंट्स हैं ना एंड मेमोरीज आप हमारी ऑडियंस को बताएं, बिकॉज दैट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर ऑल द ऑडियंस। या नहीं, हमने एक सबसे पहले मुझे मौका मिला था, पद्मालय का एक शो था जय वीर हनुमान, सोनी टीवी पे आया था। It's very sad कि you can't see that show because it was brilliant show, very very big and super hit show था। तो वो करने का मौका मिला। फिर अयोध्या जी में जाके हनुमान जी करने का मौका मिला। तो हनुमान जी जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो वो ओके है, बिकॉज वो हम वापस रीटेक कर सकते हैं। शॉट अच्छा नहीं आता, बोला यार प्लीज़ एक और ले लो। लेकिन जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं और स्टेज पे हनुमान जी का वेश पहन लिया, उनके आशीर्वाद ले लिया और चढ़े, तो उसका कोई रीटेक नहीं है। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। उसमें जहाँ मैंने आके खड़ा होना है, जहाँ मैंने राम जी को पहला डायलॉग बोलना है, वहीं वो डायलॉग निकलना चाहिए। मेरे स्वामी मेरे राघव, हे करुणानिधि, हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन, हे रमा रमन, इन चरणों में 100 प्रणाम। जैसे वो बोला तो वहीं बेंड करना है, वहीं उनके चरण छूने। तो ये जो एक परफेक्शन चाहिए, एक स्टेप भी आप गलत नहीं ले सकते। लाइट कैमरा जो स्टेज का होता है वो फिक्स्ड है। Right. उनको पता है अभी बिंदु जी यहाँ से टर्न मार के पीछे से राम जी के जाएंगे, तो नहीं गया मैं अगर, तो वो लाइट जो हिलने वाली है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हर चीज़ एब्सोल्युटली फ्लॉलेस होनी चाहिए। जब हम जय श्री राम का शो करते हैं, पुनीत सर जी ने ये शो बनाया है, कमाल का शो बनाया है, बहुत ही तगड़े इंसान है वो, हमारे बचपन के दोस्त हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम ब्लेस्ड के मौका बार बार मिलता है हनुमान जी की सेवा करने का। तो देयर इज मेनी थिंग्स, जैसे हनुमान जी के साथ बहुत चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो इतनी चीज़ें हैं। मैं जब अयोध्या जी गया था,
मंदिर। तो हम तब मंदिर स्टार्ट हुआ था बनने, स्टार्ट मतलब एकदम जब हम लोग आई थिंक कोविड का टाइम था, राइट। जब पहली बार हमने अयोध्या की रामलीला स्टार्ट की थी, ताकि लोग रामलीला देख पाएँ। वो घर पे बैठे हैं लोग, कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन हमने परमिशन लेके अयोध्या की रामलीला शुरू की, ताकि लोग रामलीला एटलीस्ट दिल्ली में हर जगह वो है फैशन के, हम जाते हैं बच्चों को दिखाते हैं कि धर्म क्या है, क्यों राम राम राम, क्यों कृष्ण कृष्ण कर ये देश करता है। तो वो हमने चाहते थे कि वो परंपरा जारी रहे, ऐसा ना हो कि इस साल रामलीला ना हो। तो अयोध्या जी गए, तो जब हम वहाँ गए तो पता चला कि ये मंदिर है, ये जगह है जहाँ राम जी पैदा हुए थे। और यहाँ मुग़ल आए थे, तो मुग़लों ने उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया था, लेकिन मस्जिद में कभी वो प्रे ही नहीं होने देते थे, वानर आ जाते थे। अच्छा। वो नहीं अलाउ करते थे। और अभी राम मंदिर बना, कोई नहीं आता। तो यू अंडरस्टैंड कि ये वो मंदिर था, उसे मस्जिद बना दिया। सारे जितने मस्जिद है इंडिया के अंदर वो मंदिर ही थे, और सारे जितने मुसलमान इंडिया के अंदर है वो पहले हिंदू थे। तो ये सारी दुनिया जानती है, इसको हम जितना मर्जी फूट डालने की कोशिश करें, कुछ भी करें, वो रॉन्ग है। तो हम सब एक हैं। मेरे पिताजी ने एक पोएम लिखी थी पूरी दुनिया देखने के बाद। मुझे आई थिंक जब वो 80 के थे तो बोला, बिंदु इधर आ, मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। मैं क्या? बोला मैंने एक पोएम लिखी है। मैं कहा बताओ डैड। तो उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के इन पुतलों को कुदरत ने बनाया, और फिर इनका नाच देखने के लिए उस्तादों को रचाया। उस्तादों ने अपने अपने ढंग से सभी सेवकों को कुदरत तक पहुंचने का रास्ता बताया। अब कुदरत एक, रास्ते अनेक, कर दिया भाई भाई को एक दूसरे से पराया। एक कहता है मेरा रास्ता अच्छा है, दूसरा कहता है मेरा तेरे से अच्छा है, तीसरा कहता है मेरा तुम दोनों से अच्छा है, चौथा कहता है तीनों से अच्छा है। सदियों से चली आ रही इस बहस का आज तक अंत नहीं हो पाया, और यहाँ से करोड़ों चले गए, लेकिन एक भी वापस नहीं आ पाया जो कर सकता था सारे झगड़ों का सफाया। वारी कुदरत तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया। सर इस जो अभी आप चीज़ जिस तरीके से आप लाइंस बोल रहे थे, तो मेरे सामने मतलब आई जस्ट फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ दारा सिंह जी, बिकॉज आपके जो एक्शंस और जो मतलब आप बोल रहे थे मैं आपको देख रहा था, बट मैं जो रामायण के अंदर में जिस तरीके से वो एक्टिंग, उनकी जो आईज मूवमेंट होती थी, है ना, तो मैं उसमें खो गया था। तो वो देखो सिख पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न अ सिख, पर कुश्तियाँ करने की वजह से उन्हें अपने बाल काटने पड़े। वो बाल नहीं काटना चाहते थे, बिकॉज हमारे धर्म में लिखा है बाल नहीं काटने, लेकिन कुश्तियों के लिए उन्हें काटने पड़े। और फिर हम बॉम्बे चले गए, तो हम लोग जब बॉम्बे में थे तो हमने बाल नहीं रखे, वरना हमारे भी बाल होते, हम पंजाब में होते, फार्मिंग कर रहे होते। तो जो लिखा है वो होना है, जहाँ हम पैदा होंगे वो लिखा है, वो हमारे पिछले 4 साल के कर्म है। ये कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, किसी को नहीं पता। इसमें बहस करना, लड़ना ठीक नहीं है। अच्छे आदमी बनो, अच्छी औरत बनो, अच्छे इंसान बनो, और अपनी ज़िंदगी जियो। सर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, है ना, बट आज पर्सनली आपसे मिल रहा हूँ, तो एक जो आपकी एनर्जी इतनी टॉप नॉच होती है ना, तो वो आज प्रेजेंस फील हो रही है। आज हमारा जो स्टूडियो है वो पूरा एकदम हनुमान जी वाली वाइब्स एकदम आ रही है, और एकदम बहुत ही अमेजिंग लग रहा है सर। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप सब पे बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, मेरे ऊपर बनी रहे। थैंक यू। बस मोस्ट वेलकम। मुझे भी बहुत अच्छी लगी है एनर्जी यहाँ की, जस्ट बात की। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल शो, एंड गॉड ब्लेस यू। सर हमारी जस्ट बात की एक टैगलाइन है यहाँ पे, हम हमारे गेस्ट जो भी आते हैं, सो उनको ये बोलते हैं कि आपके जज्बातों से करते हैं हम बात, ओनली ऑन जस्ट बात। सो बहुत लोगों के जज्बात यहाँ निकलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी अनसुनी कहानियाँ बताएं, है ना, जिससे वो लोगों तक पहुँचें। पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं सर। लाइक बड़े दिल वाले जो आपको एक टैग मिला बिग बॉस के अंदर में, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या व्हाट हैपेंड एक्चुअली। बिग बॉस एक शो है जो फर्स्ट टाइम जब आया था सोनी टीवी पे आया था, एंड बहुत हाइप हुई थी उसके कि भाई बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो मैंने बोला मैं ये शो देखूंगा, और मैंने पहला शो देखा, पहला एपिसोड देखा। मैं कहा यार ये क्या है। जब 2-3 दिन देखे तो मैंने अपनी बीवी डीना को बोला, भाई ये तो बहुत ही बढ़िया शो है, मैं इसको पूरा देखूंगा, और जिस दिन मैं इस शो में गया मैं जीत जाऊंगा।
अच्छा। 3 दिन के बाद। तो मेरी बीवी हंस रही है, बोली हाँ हाँ बिग ब्रदर ये शो पूरे दुनिया में चलता है, बहुत हार्ड शो है, इसको जीतना इतना ईजी नहीं है। तो मैंने पूरा सीज़न देखा, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न आया, फिर से मैंने पूरा देखा। और जब मैंने पूरा सीज़न देख लिया तो उसके बाद मुझे याद है वो आईपीएल के गेम्स चल रहे थे और साउथ अफ्रीका में आईपीएल चले गई थी। तो वहाँ सब हम भी गए थे, हॉलीडे वॉलीडे मना रहे थे, मज़े कर रहे थे, केकेआर की टीम के साथ गए थे, सारे हमारे दोस्त होते साथ में। तो देखा तो अक्षय कुमार बैठा है। अच्छा। वही होटल में। सुनी तू क्या कर रहा है? बोला हम शूटिंग कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी। अरे मैंने कहा भाई मेरे को भी साथ में ले जाओ, मैच वैच की ऐसी तैसी, मुझे ना उनको बोलना मुझे बिग बॉस में लोगे, तब तक कलर्स में आ गया था। अच्छा। तो सुंडी ने बोला, वो अक्षय बोलता है बिंदु तू बिग बॉस नहीं कर पाएगा। मैं क्यों? बोला बहुत 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 तंग करते उधर। मैं कहा नहीं तू चल मेरे को लेके। तो उसने उनको बोला भाई बिंदु हमारे साथ जाएगा शूटिंग पे। उन्होंने कहा नहीं बिंदु जी नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ 5 कंटेस्टेंट बचे हैं, उनको दिख जाएंगे। वाह कुछ नहीं बोलेगा किसी को, बिंदु किसी को बोलना मत। मैं कहा डन पाजी चलो। और हम दोनों चले गए। वहाँ जो बॉस थी कलर्स की, अश्विनी जी, वो मुझे मिले। मैं अश्विनी जी मुझे ना बिग बॉस में जाना है। मैं कहा बिंदु जी आप नहीं जा सकते बिग बॉस में। मैं क्यों? बोला वो आपके लिए नहीं है, बहुत हार्ड शो है। मैं कहा नहीं मुझे तो जाना है। ज़बरदस्ती मैंने करने लग गया। तो उसने कहा चल सोचेंगे, जी आप श्योर हो तो आपको एक फ़ोन आएगा, तब आप सोच लेना कि आपको जाना है या नहीं जाना। तो 3-4 महीने बाद एक फ़ोन आ गया कि सर आप बिग बॉस जाएंगे? मैं कहा पक्का जाएंगे। वो सर फिर हम आ रहे हैं आपसे मिलने, आप आ जाओ मैरियट। मैं आ रहा हूँ। मैं गया मैरियट, 4-5 लोग बैठे थे। उन्होंने सर कॉन्ट्रैक्ट बनाए? मैं कहा बनाओ। मैं कहा पैसे बोलते हैं? मैं कहा जो चाहिए। बोला पैसे जो चाहिए? हाँ वो तो मैं जीत ही जाऊँगा 1 करोड़। तो हंसने लग गए वो लोग कि साला ये पागल किधर से आ गया जो बोल रहा है 1 करोड़ जीत जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट बना के, एक आनंद करके नाम है आनंद, वो मेरे पास आ गया कॉन्ट्रैक्ट लेके। बोला सर ये लो पढ़ लो। मैं कहा पढ़ना क्या है? ठक साइन। बोला सर हर पेज पे करना है। अबे मैं कहा इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट? बोला हाँ। मैं सब पेज पे साइन करा, पढ़ा ही नहीं। बोला सब पढ़ना नहीं है? मैंने सब पैसे नहीं देखने। मैं कहा 1 करोड़ लिखा है ना? बोला हाँ। मैं कहा बस आ गए। तो हंसने लग गया और चले गया वो। तो जब शो में हम एंटर कर रहे थे तो वही आनंद मेरे रूम में आया। बोला बिंदु जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 साल हो गए हमको ये शो करते हुए, पर आज मैं बोलता हूँ कि ये शो तो फर्स्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ कि आप जीत गए। जब आप जीत के बाहर निकलोगे तो सबसे पहले मुझे पाओगे। मतलब क्यों ऐसा बोल रहे भाई? बोला आपने साइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट और मुझे बुलाया और साइन कर दिया। आपने लगाए 30 सेकेंड्स, पूरा साइन वाइन मार दिया सब। बाकी सब ने मुझे 100 बार भगाया, ये काटो वो काटो, ये नहीं वो नहीं। दुखी हो गया मैं सारे बाकी कंटेस्टेंट से। आप जीत गए। तो मुझे हंसी आई और मैं कहा चलो तो पहले ही बोला था 1 करोड़ लेके जाएंगे। तो मैंने सबसे पैसे आई थिंक कम ही लिए थे सारे कंटेस्टेंट से, मेरे सबसे कम ही होंगे पैसे। मैं बात ही नहीं की पैसे की। जब मैं गया अंदर तो इस्माइल दरबार जी ने मुझे 6-7 दिन के बाद बुलाया। बोला बिंदु इधर आ। तो क्या? बोला ख़त्म, शो ख़त्म, हम लोग सब जीतने आए थे पर शो ख़त्म। तो क्यों? बोला मैं तेरे को समझाता हूँ, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तू कैसा करता है, ऐसा करता है, तेरा दिल बोलता है एक वेइंग स्केल पे इधर डाल दो और हमारे सब 12 के यहाँ डाल दो तो तेरा भारी है। तो तेरा दिल बहुत बड़ा है, ख़त्म, तू जीत गया। नहीं जीता तो इस्माइल दरबार के मुंह पे थूक देना बोल रहा है। अच्छा। कंटेस्टेंट 6 दिन के बाद। तो मुझे समझ में आ गया यार इस्माइल भाई आप सही बोल रहे हो। तो 7वें दिन से मैं बोलने लगा मैं जीतूंगा। अच्छा। दैट वॉज टेरेबल। कंटेस्टेंट्स आए हैं जीतने, 12 लोग हैं घर के अंदर और एक पागल बोलते जा रहा है जो मैं जीतूंगा। कितना इरिटेटिंग होगा। आई थिंक मैंने बहुत लोग को इरिटेट किया उस शो में जो वो वहाँ घर में होंगे, बिकॉज इट्स वेरी बैड। आज तक मुझे लगता है कोई भी सीजन में किसी ने भी नहीं बोला मैं जीतूंगा मेरे सिवाय। तो वो ऊपर वाले ने इज्जत रख ली कि जीत गया। नहीं जीता तो आई थिंक इंडिया छोड़ के भागना पड़ता। पर वो जीत गया। एंड बड़े दिल वाला जो टाइटल था वो गाड़ी के लिए था। ओके। एक गाड़ी थी शेवले क्रूज, शेवले वाले वो गाड़ी देने वाले एंड में विनर को, विनर नहीं किसी को भी। तो मैंने बिग बॉस को बोला बिग बॉस 1 करोड़ तो मैं जीत जाऊंगा, ये गाड़ी मत दे देना मेरे को। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो गाड़ी थी बड़े दिल वाले के लिए, स्टाइलिश के लिए, पता नहीं क्या क्या 3-4 चीज़ें लिखी थी। तो मुझे लग रहा था ये मेरे को ना दे दें गाड़ी। तो मैंने बिग बॉस में बोला भी था बिग बॉस शो तो मैं जीत ही रहा हूँ, गाड़ी मत दे देना, किसी और को देना। अब गाड़ी का टाइम, अमित जी खड़े हैं और मैं और परवेश 2 लोग थे, हम लोग बच्चे थे। लास्ट फाइनल पूनम जी 3rd आए थे, तो हाथ लेके खड़े।
अब मैं सोच रहा हूँ कि परवेश को मिलेगी गाड़ी, गाड़ी का नंबर आया तो हाँ, और शेवल क्रॉस गोस टू, मेरा हाथ ऊपर। मैं देखा साला ये गाड़ी मेरे को दे दी बिग बॉस, तो सब लोगों को लगा बिंदु हार गया। अच्छा, क्योंकि तभी इसको गाड़ी मिल गई। हाँ, वो बाकी सब जो लोग मेरे दुश्मन टाइप होते हैं वो छलांगे मार रहे थे, तो मुझे उन पर दुख आया कि सालो गाड़ी भी गई तुम्हारी। तो मैं गया और मैं गाड़ी ली, चाबी मैं गाड़ी वाले को पूछा भाई ये क्या है, बोला बहुत लंबी कहानी है, चल चल चल। तो हम वापस आए, अमित जी ने फिर से हाथ पकड़ा और फिर मेरा हाथ विनर पे। तो मैंने फिर वो उसको पूछा, मैं कहा भाई साहब बताओ ये गाड़ी क्यों दी? बोला आपको नहीं पता क्या हुआ है, हम गाड़ी लेके आ गए। हमने कहा हमें गाड़ी बिंदु को देनी है, उनने कहा बिंदु तो 1 करोड़ जीत रहा है, ये 18 लाख की गाड़ी भी उसको दे दोगे तो बाकी सबके साथ अनफेयर होगा, आप सेकंड या थर्ड को दे दो। उन्होंने कहा ना बिंदु को देंगे। बोला अच्छा 4th 5th राजू श्रीवास्तव किसी को भी दे दो, आप विनोद काम्बली कोई जो भी है सबको दे दो, वरना बिंदु को देंगे। अरे बोला 14-15 लोग आए हैं, उनमें से किसी को तो दे दो। उन्होंने सर बिंदु को देंगे या गाड़ी वापस लेके जाएंगे, आप बोलो क्या करना। तो उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, आप पागल हो गए हो? उन्होंने कहा सर आपने ये जो लिखा बड़े दिल वाला ये वो, तो उस किसी और को देंगे तो हमारे सब डीलर मारेंगे। तो गाड़ी भी मुझे मिल गई। तो दिस वाज द आई थिंक ये सर जो आपका जो लेजेंडरी रोल रहा है ना, हाँ। वो शायद वो प्यार है लोगों का जिन्होंने बिग बॉस का जो प्यार है ना वो अनबिलीवेबल है। ये जो मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, और जो यानी ये इतना प्यार पूरे देश से मिलता है जहाँ भी जाता हूँ, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ वो बिग बॉस के बिन का है, 100%। डैडी का है, बिल्कुल दारा सिंह जी का बेटा, बिल्कुल क्योंकि वो दारा सिंह जी का जो प्यार है वो ऑटोमेटिकली मेरे को मिल रहा है। उनकी जो इज्जत है पूरे देश में, जो सब प्यार करते हैं उनसे, वो भी मिल रहा है, वो तो 100% है। लेकिन बिग बॉस का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर। एक जो केस हुआ था एक IPL का, तो वो केस पूरा नकली सा एक केस हुआ था हमारे ऊपर। अगर बिग बॉस जो मैंने नहीं किया होता तो बहुत तकलीफ होती, क्योंकि बिग बॉस लोगों ने देखा हुआ था, मतलब बिंदु तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं झूठ बोलता ही नहीं, तो वो समझ गए कि यार जो बिंदु बोल रहा है वही राइट है। और मैं तो अगले दिन ही जैसे केस खत्म हुआ बाहर निकल के शेर के जैसे घूम रहा था, तो लोग समझ गए बिंदु जो बोल रहा है सच है कि नकली है साला सब कुछ। तो दैट्स हाउ दे बिलीव्ड बिकॉज ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस नहीं किया होता तो मे बी आई वुड हैव गॉन इन अ शेल, मे बी आदमी के ऊपर जब लालचन लगते हैं कुछ भी है, चाहे वो नकली हो, तो आदमी डर जाता है, सहम जाता है, सिमट जाता है। लेकिन टचवुड गॉड की ग्रेस है, हनुमान जी की ब्लेसिंग है, डैड की ब्लेसिंग है, हम लोग फर्स्ट डे से ही टाइगर जैसे घूमेगा साला सब नकली है, और शेर के जैसे घूम रहे आज तक। सर जैसे काफ़ी चीज़ें सुनने में आती हैं रिगार्डिंग बिग बॉस कि स्क्रिप्टेड है ये है, बट अंदर की क्या एटमॉस्फेयर रहता है सर अंदर एक्चुअल? नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये शो है, हाँ, ये शो में स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती, राइट, बिकॉज ये शो आज तक जितने सीजन हुए हैं उसमें नवजोत सिंह सिद्धू, शक्ति कपूर, बिल्कुल, निरुआ, मनोज तिवारी, ऐसे लोग गए जो जिंदगी में कभी इलेक्शन भी नहीं हारे। ये लोग हार के आ गए बिग बॉस। आप सोचते हो ये मानेंगे हारना? ये तो बोलेंगे हम जीतेंगे तो ही जाएंगे जी, ऐसे लोग हैं ये लोग हार के आ गए। तो बिग बॉस में क्या है कि वो एक शो है, और उस शो के अंदर आपको ऐसी परिस्थिति के साथ लड़ना पड़ता है जो लाइफ में आने नहीं वाली। ओके, मैं इसलिए बोलता था मैं बिग बॉस में जाऊंगा तो जीतूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने जिस तरीके से मुझे पाला पोसा, माँ ने जिस तरीके से पाला पोसा, मैं सड़क पे भी सो सकता हूँ, 5 स्टार में भी सो सकता हूँ, मैं मर्सिडीज में भी घूम सकता हूँ, और मैं बस में भी चढ़ सकता हूँ, समझे आप? ये मैं 5 स्टार का खाना भी खा सकता हूँ, और थैले पे, रोड के थैले पे उठ के वो पाव भाजी भी खा सकता हूँ। तो ये जो एक अलग ही टाइप के अपब्रिंगिंग हमारे को दी गई, उसकी वजह से मुझे लगा बिग बॉस में मैं जाकर तो जीत ही जाऊँगा, क्योंकि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न दैट आई वन। आई डोंट नो व्हाई आई वन, बट पब्लिक का बहुत प्यार मिला। और आज तक मुझे लोग, सोचो आप 2009-10 में मैं जीता हूँ, आज 24 है, राइट, अभी भी लोग आके बोलते हैं सर आपका बिग बॉस याद है हमें। बिल्कुल सर। तो इट इज़ शॉकिंग एंड सो मच लव बिग बॉस ने जो दिया है। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। सर विंदु दारा सिंह सर के लिए लाइफ क्या है? तो लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। तो मेरे जैसा आदमी है, मैं बिग बॉस मेन रीज़न जो जीता हूँ, क्योंकि जब मैं रात को सोता हूँ तो येस्टरडे इज़ गॉन,
मैं कभी नहीं सोचता उसके बारे में। वो पल चले गए, वो दिन चला गया, उसमें गलती भी हुई है, अच्छा भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, वापस नहीं आने वाला। आप सो गए, आप सुबह उठे, थैंक यू बोलो गॉड को कि वन मोर ब्यूटीफुल डे। और बिग बॉस में मेरी प्रेयर भी थी एक, वो मैं अंदर प्रे करता तो लोग शॉक्ड होते थे जो सुन रहे होते थे, बोला ये कौन सी प्रेयर है जिसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सारे ही आ रहे हैं, सबको प्रे करते गए, क्योंकि इतने कंफ्यूज करके रखा है हमारे कंट्री ने हमको, कहीं समझ नहीं आ रहा ऊपर है कौन एंड में। तो वो सारे प्रेयर में आते थे मेरे, तो हंस हंस के लोग गिर जाते थे बाहर कि साला ये कौन सी प्रेयर है। तो दिस इज हाउ इट इज़ कि लाइफ की जर्नी में यू नेवर नो। तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू लाइफ, और मैं कल की भी नहीं सोचता, उसीलिए मैं कड़का रहता हूँ। सर, जब आप लोगों को हम लोग देखते हैं तो एक मैं क्वेश्चन माइंड में हमेशा से आता है, दोस्ती। बिकॉज आज की जो जनरेशन, जो यूथ है, उसकी जो दोस्ती है ना, वो बहुत एक लिमिटेड और बहुत मतलबी रह गई है। बट आप लोगों के टाइम की जो दोस्ती होती थी, जो हमने देखी है, फील करी है उस प्रेजेंस को, दैट वाज बियॉन्ड समथिंग एल्स। सो दोस्ती, कुछ दोस्तों के बारे में कहना चाहेंगे सर? देखो, हमारी दोस्ती से भी बहुत स्ट्रांग उससे पहले की जनरेशन की दोस्ती थी। आज राज कपूर जी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, उनका वो आ रही है, एंड ही, माय डैड, प्राण साहब, धर्म जी, ये सब दोस्त थे। देव साहब, राजेंद्र कुमार, ये सब दोस्त थे, महमूद जी। तो इनके अंदर रूल था कि पैसे की बात नहीं करनी। अगर मुझे राज जी हमारी फिल्म में चाहिए डैड को, तो राज जी फ्री। राज जी को चाहिए दारा सिंह जी मेरी पिक्चर में, तो दारा सिंह जी फ्री। सब दुनिया की ऐसी की तैसी सब कुछ छोड़ के आएंगे। वैसी दोस्तियाँ होती थी उस ज़माने में। होली साथ में, आरके में ही होली होगी, हम सब भी आज भी याद है जाके आरके में होली मना रहे हैं। तो हमारे घर के अंदर दिवाली की एक पार्टी होगी, सारे आएंगे, वो अलग एटमॉस्फेयर था। फिर उसके बाद हमारी जनरेशन आई। हमारी जनरेशन में हमें रियलाइज़ हुआ कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं बचपन के, वो दोस्त तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो वो दोस्त, जो स्कूल की दोस्तियाँ होती हैं, वो सारी ज़िंदगी सबकी, आई थिंक वो रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो कोई मतलब के बिना बिजनेस के, बिना कुछ के वो दोस्त बनते हैं। तो आई थिंक वो आज भी है। आज भी स्कूल के दोस्त आई थिंक दोस्त रहते हैं, लेकिन अभी स्क्रूपल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है और बहुत ही मतलबी टाइप भी होती जा रही है। तो लोग सोचते हैं यार पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 वक्त की रोटी आपने खानी है, 2 ही वक्त की रोटी एक गरीब ने खानी है, 2 वक्त की रोटी खानी है। जितना खुश रहोगे, सोने की रोटी बना के तो आप खा नहीं सकते। तो पैसा 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 करते हुए कई लोग भागते ही जा रहे हैं ज़िंदगी में। बट आई थिंक लाइफ का मीनिंग जो है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा। वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। आदमी को लगता है अब ये फ़ोन है तो इससे बेटर आ जाए, ये गाड़ी है तो इससे बेटर आ जाए, ये घर है तो इससे बेटर आ जाए। तो इसका कोई एंड नहीं है। एंड इसमें मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, ये तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली दोस्ती की जो वैल्यू है, दोस्ती जो पिक्चरें भी बनती थी दोस्ती, वो आज ऑब्वियसली वो नहीं है, बिकॉज लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। आज बेस्ट फ्रेंड है मोबाइल और रील देखना, वो रह गई ज़िंदगी। सर, हमने सुना है कि आप एक मूवी प्लान कर रहे हैं आपके फादर श्री दारा सिंह जी के ऊपर में, ऐसा कुछ? हमने स्क्रिप्ट लिखी है। राइट। मैं तो प्रोड्यूसर नहीं हूँ ना डायरेक्टर हूँ, लेकिन हमने मेहनत करके एक स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर हम वो पिक्चर बनाने वाले थे, वो पिक्चर ऑलरेडी अप्रूव हो रही थी, बहुत लोग करना चाह रहे थे। फिर सडनली हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पिताजी ने बोला नहीं, ये पिक्चर फतेह करेगा, मेरा बेटा पिक्चरों में आने वाला है। तो मैंने फतेह को बोला बाबा आप करो ये फिल्म। तो बोला पापा फर्स्ट फिल्म ये नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी फिल्म है, सेकंड थर्ड फिल्म होनी चाहिए। तो वो बैक बर्नर पे चले गई और फतेह को पिक्चर ही नहीं कोई पसंद आ रही। तो मेरे को लग रहा है कब तू लॉन्च होएगा, कब तू स्टार्ट करेगा, इतना टैलेंटेड लड़का है। तो अब देखो क्या होता है। मुझे लगता है 2025 में फतेह का टाइम आने वाला है, वो लॉन्च होगा। अब वो दारा सिंह से लॉन्च होगा या कोई और फिल्म से लॉन्च होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये उसके ऊपर है, उसकी ज़िंदगी है। हमारे पिताजी ने हम सबको समझाया था कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम खुद जियोगे, हम हैं गाइडिंग लाइट। कुछ भी चाहिए तो हम लोग हैं। माँ बाप भगवान होते हैं, हम लोग भगवान को प्रे करते हैं। मेरे प्रेयर में माँ बाप भी हैं भगवान के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ माँ बाप भी हैं, बिकॉज माँ बाप सब कुछ है। तो अब फतेह के लिए हम हैं, एंड जो वो चाहेगा, जैसा चाहेगा, बी ऑलवेज देयर।
आपके जो डॉटर हैं उनको भी काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं फॉर द बॉलीवुड मूवीज। अब बिल्कुल डॉटर बहुत छोटी है, जी। बट शॉकिंग है कि सडनली बड़े बड़े लोग अप्रोच कर रहे हैं कि भाई अमीलिया को हीरोइन लेना है। तो मैं भी शॉक्ड हूँ, मेरी बीवी भी शॉक्ड है, लेकिन मेरी बेटी बोलती है यस आई वांट टू डू। अच्छा। तो वो रेडी है, तो कॉन्फिडेंट है। तो आई थिंक मेरा बेटा और बेटी दोनों 2025 में लॉन्च होंगे। और बिकॉज ये आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस रबिश के नेपोटिज्म, ये वो सब बकवास बातें। जब वो बच्चे इस लाइन में हैं, पूरे ज़िंदगी भर माँ बाप को देख रहे हैं, हम हमारे माँ बाप को देख रहे थे, हमने सीखा ही ये। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन बनता है, तो एक्टर का भी एक्टर बनने में चांस होता है। पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक डिसाइड करेगी कि ये वर्थ इट है, वर्थ द सॉल्ट है कि नहीं है। तो वो दोनों मेरे बच्चों को पब्लिक का प्यार चाहिए, हमारे डैडी का जो प्यार है वो मुझे मिला है। मैं चाहता हूँ मेरे डैडी का और मेरा प्यार सारा मेरे बच्चों को मिले, वो आगे जनता डिसाइड करे। So we love to see the third generation in the family. You can put the pictures of both my children in your podcast, Sure. and let the public decide. सर अगर विंदु सर बॉलीवुड या एक्टिंग में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मैं जब छोटा था, स्कूल में हम जाते थे और स्कूल में टीचर पूछ रही क्या बनोगे, तो मैं सोचता था यार एक्टर तो लिख नहीं सकता। मैं बहुत पतला सा मरा हुआ चश्मे वाला बच्चा था, तो मैं कहा यार एक्टर तो लिख नहीं सकता। तो मैं लिखता था डॉक्टर, पायलट। तो एक दो बार सोचा यार साला एक्टर नहीं तो पायलट बन जाएंगे, ऐसे ऐसे दिमाग में आया। लेकिन कभी ज़िंदगी में जब मैं पहली पिक्चर की थी 1971 में, 1971 में फर्स्ट पिक्चर बचपन में की थी, तो वो मेकअप जब लग गया ना फेस पे, मैं कहा हमें तो यही करना है, एक्टिंग ही करेंगे। तो मन में वो थॉट कुछ और आया ही नहीं कभी लाइफ में कि कुछ और करना है, तो एक्टिंग ही करते जा रहे हैं। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई सिर्फ एक्टिंग नहीं, और भी कोई जो काम बिजनेस करने चाहिए। तो वाइफ के साथ हमने नेल्स का ब्रांड किया हुआ है और वो नंबर 1 पूरे इंडिया के अंदर है। अच्छा। हमारे नेल्स वी आर नंबर 1। वाइफ इज कॉल्ड द नेल क्वीन ऑफ इंडिया। Okay. We have more than 8,000 parlors, more than 3,500 people we have given employment to. Okay. तो बहुत चीज़ें की हैं। And now we've got makeup, and now we've got ओलैक करके एक मेकअप का ब्रांड लेके आए हैं, ब्लू स्काई करके नेल्स हैं, और स्टैलिक करके अभी हम टूल्स भी लेके आए। तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कंपनी बढ़ती जा रही है, बहुत एम्प्लॉयज़ हैं। फिर मैं और भी काम करता हूँ, वुड के घर भी बनाते हैं, बहुत चीज़ें हैं। अच्छा। तो ये जो बिज़नेस है ये थोड़ा खून में है, लेकिन एक्टिंग जो है वो दिल में है। बिल्कुल सर। सर आपने टेलीविज़न पे भी वर्किंग करी है? बहुत। बिल्कुल ऑफ कोर्स, एंड बॉलीवुड तो है ही, है ना। सो दोनों में से लाइक इफ़ मेक इन कंपैरिजन तो प्रेफर आप किसको करेंगे कभी अगर करना हो तो? यू सी पिक्चरें हैं, राइट। बिकॉज पिक्चर पूरी दुनिया, अब सन ऑफ सरदार 2 आ रही है हमारी, तो पूरी दुनिया देखेगी। वो लगेगी अप्रैल में, बहुत ही फनी पिक्चर है, हंस हंस के लोग पागल हो जाएंगे। वेलकम टू द जंगल है, उसमें भी मैं हूँ। तो पिक्चरें आदमी जब करता है तो वो एक अलग ही मज़ा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा गेम है। जैसे अभी पुष्पा 2 लगी है, सारा रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो जब पिक्चर है, बड़े स्क्रीन पे देखने का एक अलग ही मज़ा है, पब्लिक के साथ जाके देखने का अलग ही मज़ा है। हम पूरे टाइम घर पे बैठ के अपने फ़ोनों में चिपके हुए हैं, और घर पे बैठ के ही हम टीवी देखते रहे, रूम में बैठ के हम OTT देखते रहे, तो बहुत लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं होगी। इंडिया के अंदर द नंबर 1 जो बोलते हैं ना, आउट जाएंगे तो क्या करेगी फैमिली, या तो पिक्चर देगी या खाना खाने जाएगी। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे हर जगह पार्क्स और ये सब तो ज़्यादा कुछ कंसंट्रेशन नहीं रखा है। वो बेचारी लोगों को गरीबी से हटाने में, निकालने में ही लगी रहती है। तो आई थिंक फिल्म्स आर देयर टू स्टे। TV इज़ अ ब्यूटिफुल मीडियम। न्यूज़ इज़ अ लिटिल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। तो मेरे घर में न्यूज़ है ही नहीं। आई हैव नो न्यूज़ चैनल, मैं न्यूज़ देखता ही नहीं, बिकॉज वो मेरा मूड ख़राब करता है, मेरा खून खौलने लगता है। तो मैं देखता ही नहीं, क्यों अपसेट करना अपने आप को। न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रोज़ सुबह, उससे मुझे पता चल जाता है क्या हुआ पूरी दुनिया में, क्या हुआ हमारे देश में। लेकिन आई डोंट सी द TV फॉर न्यूज़। तो आई लव OTT इज़ हेयर टू स्टे। आई लव TV। पर सिद्धार्थ शुक्ला जब चले गए, उसके बाद मुझे लगा यार बिग बॉस में इसके ऊपर कोई नहीं हंसता। हर साल मैं सोचता था जो भी आया है इसको मैं हरा दूंगा, इसको मैं हरा दूंगा, इसको मैं हरा दूंगा। और फिर आया सिद्धार्थ शुक्ला। जब मैंने उसको देखा, मैं कहा बाप रे, इसको कौन हराएगा। अनबीटेबल टाइप का आदमी आया था। तो उसके बाद मुझे लगा यार दिस इज़ द एंड ऑफ बिग बॉस, इसके ऊपर कोई नहीं आ सकता लाइफ में।
और जब वो उसकी डेथ हो गई तो इट वाज द वर्स्ट एंड सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस बिग बॉस फैंस एंड वंडरफुल। हमारा दोस्त भी था, बहुत ही बढ़िया इंसान था। उसके बाद मुझे लगा बिग बॉस में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं आ सकता। और वो पता नहीं, जब भी मैं बिग बॉस टीवी लगाने की कोशिश करता हूँ तो सिद्धार्थ एक मेमोरी आ जाती है की मेमोरी आ जाती है, लगता है बंद करें आज को। तो मैं देखा ही नहीं। तो सब लोग पूछते हैं इस साल बिग बॉस, क्या बोलूं, बिग बॉस मैं देख ही नहीं पा रहा। सर आपकी जो बॉन्डिंग है ना अक्षय पाजी के साथ में और अजय सर के साथ में भी है ना, उसके बारे में मुझे ज़रूर जानना है, बिकॉज दैट इज़ एक्सेप्शनली वेल। या यू सी, ये बॉन्डिंग इसलिए है क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, मतलब पहले से, बिफोर फिल्म्स। ओके। सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय, अजय देवगन, रवीना टंडन और कौन, ऋतिक, तो ये सब फिल्मों में आने से पहले एक दूसरे को जानते हैं। सलमान, यू अंडरस्टैंड, शाहरुख फिल्मों में आने के बाद मिले हैं, जैसे अभी बाकी सभी फिल्मों में आने के बाद मिले हैं, पर ये लोग सबसे मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानता हूँ। तो वो हम लोग दोस्ती अलग है, लेवल अलग है, कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। अक्षय के साथ मैंने लगता है 6 पिक्चरें हो गई हैं, सलमान के साथ 5 हो गई हैं, अजय देवगन के साथ 3 हो गई हैं। तो ऐसे ये, हाँ, संजय दत्त, वो भी हमारा बचपन का दोस्त है, बिफोर फिल्म्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये पैरेलल नहीं हो सकती। जब आप फिल्मों से पहले दोस्ती है तो यानी मतलब ही नहीं थी, वो दोस्ती थी, साथ में बड़े हुए हैं। सनी भैया बड़े हैं, संजू बड़ा है हमसे, बाकी छोटे हैं। तो इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। मैं फ़ोन उठा के मैं 1 साल में 1 बार बात करूं इनसे, लेकिन इन सबको पता है कि हम बिंदु के दिल में हमारे लिए फुल जगह है, फुल प्यार है। एंड उनको पता है कि उनके पास भी मेरे लिए प्यार है ही है, जब मर्जी। दे ऑल, फिल्म इंडस्ट्री इज़ लाइक वन बिग फैमिली, एंड सबसे मेरा प्यार है। जिसको मैं नहीं भी जानता उनको मिलता हूँ तो बहुत प्यार से मिलता हूँ, एंड सब लोग प्यार देते हैं। सर जैसे आपकी पर्सनालिटी है, तो कभी ऐसा यंगर एज के अंदर में जब आप इस में थे, तो कभी ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स वगैरह, दोस्ती यारी के साथ में जाके कभी किसी के साथ में हाथापाई वगैरह हुई हो, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से? हाथापाई में हम लोग थोड़ा थे। क्या है कि मैं बहुत पतला था। तो मैं जब बहुत पतला बच्चा था, तो जब मैं उस ज़माने में ना, जब आप थिएटर में जाते थे, आप बोलते थे कि मैं इसका बेटा हूँ या मैं इस डायरेक्टर का बेटा हूँ, तो टिकट मिल जाती थी, लाइन में नहीं लगना पड़ता था। लाइन लगती थी पिक्चरों की टिकट के लिए। तो मैं जब जाके बोलता था मैं दारा सिंह का बेटा हूँ, कोई मानता नहीं था। अच्छा। तो हमारे घर के पास जो थिएटर था वो मानते ही नहीं थे, है झूठ बोल रहा है तू, सारा पतला सा मरा हो, दारा सिंह का बेटा। तो एक दिन मैंने डैडी को बोला, डैड आपको हमारे साथ हाथी मेरे साथी पिक्चर देखने जाना पड़ेगा। क्यों? मैं कहा वो जाकर मैनेजर और वो लोग सबको बताना कि ये मेरा ही बेटा है। तो हम लोग सारी फैमिली गई डैडी के साथ, और थिएटर में गए। डैड ने बुलाया उसको, मैनेजर को बोला ये मेरा बेटा है, जब आएगा भाई दे देना इसको टिकट, हाँ ये मेरा ही बेटा है। पर बड़ा इंसल्ट फील हुई थी कि यार साला मुझे ये प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं डैडी का बेटा हूँ। तो मैं डैड को बोला, यार डैड, बड़ी ऊपर वाले ने ठीक नहीं किया मुझे आपके पास पैदा करके, दुख होता है मुझे, मैं यहाँ कहूँ पैदा हुआ। बोला क्यों? मैं कहा सब लोग मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ, ये क्या बॉडी है। बोला अच्छा एक काम कर बिंदु, तू वेट कर ले, लंबा हो जाएगा ना, जब 8th स्टैंडर्ड में तेरी खत्म होगी 8th स्टैंडर्ड, तब तू मेरे पास आना। और वो डैड रोज ऊपर एक्सरसाइज करते थे। तो मैं वेट करूं कि 8th स्टैंडर्ड कब खत्म होगी। जैसे ही 8th स्टैंडर्ड खत्म हुई, सारे लोग मुझे क्लास में बुली करते थे। 8th स्टैंडर्ड खत्म होती, मैं डैड के पास फर्स्ट डे पहुंच गया। मैं डैड अब बताओ। बोला मैं तुझे दे रहा हूँ गुरु मंत्र, आजा, ये देख ऐसे डंड मारते हैं, उन्होंने मुझे पुशअप सिखाया, ऐसे बैठक मारते हैं, और एक रॉड लगा ले और पुल अप मारना। अब तूने 2, 5, 6, 10 बढ़ाते जाना है, और ये छुट्टियां खत्म होने से पहले तूने 250 डंड, 250 बैठक और 100 पुल अप मारने, स्लो बढ़ाते हुए सेट्स में। 25 का सेट, 10 का सेट मार पहले, फिर 10 के 10 मार, फिर 15 के 7 मार, फिर 25 के 10 मार। ये है तेरा टारगेट, बस यही कर। तो मैं जोश में आ गया और उनके साथ बादाम की शरदाई परदाई पीने लग गया, और शुरू हो गया मैं रोज। तो ये जो मैंने किया वो मैं सब बच्चों को बताना चाहता हूँ जो जिम जाते हैं। प्लीज़ जब आप जिम जाते हो तो पहले फ्री हैंड की एक्सरसाइज करो, ये डंड, बैठक, पुलअप्स, ताकि जो आपकी बॉडी है वो एक ऐसा बेस बन जाए जो ज़िंदगी भर जाएगा नहीं।
अगर आप सीधा जिम चले गए और जिम में सीधा एक्सरसाइज करने लग गए तो बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आती है, लेकिन चंद महीनों के बाद वो इंप्रूवमेंट रुक जाती है, फिर आप डिप्रेस हो जाते हो, फिर आपको लगता है क्या है यार, किस लिए जा रहा हूँ जिम, और फिर आप जिम छोड़ते हो। और जिम के ट्रेनर्स को भी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो बच्चा आपके पास पहले आता है, छोटा है, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में, प्लीज़ मेक देम डू फ्री हैंड, अ लॉट ऑफ फ्री हैंड, बिकॉज देन द बॉडी विल स्टे फॉर लाइफ। बिल्कुल सर। सर आपको ऐसा कभी फील हुआ दैट बिकॉज ऑफ दारा सिंह सर लाइफ चैलेंजेस शायद बहुत डिफरेंट होते अगर उनके साथ नहीं होते? यू सी, लाइफ चैलेंजेस, अब जब माँ बाप जो है वो तो उनकी तो ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ होती हैं, लेकिन जब आप फिल्म इंडस्ट्री में होते हो तो और इतना बड़े शूज़ आपके हैं, डैडी का 1 नंबर साइज़ था जूते का, मेरा 10 है, हाँ 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 1 आता है, तो वो तो कभी मैं भर नहीं सकता। वो बहुत बड़े और बहुत महान इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी हम जूती भी नहीं है, हम अपने आप को समझते। लेकिन अब बिकॉज मैं दारा सिंह का बेटा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रूव करना पड़ेगा। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोज़ आए हैं, जिनके बच्चे आए हैं, जैसे संजय दत्त है, सनी देओल है, बॉबी देओल है, जैसे अजय देवगन फाइट मास्टर के बेटे हैं, ये लोग जो आए हैं, इन्हें बहुत हार्ड वर्क करके अपना नाम बनाया। बहुत ऐसे आए हैं जो बिल्कुल नहीं चल पाए। तो ये आपके ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है और आपकी मेहनत के ऊपर है। तो आज मुझे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 50 साल हो गए, 50 से ऊपर, और ज़िंदगी भर मैं कभी लाइफ में कोई सेक्रेटरी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, जो काम आया अपने आप आता रहा और आज तक आते जा रहा है। तो ये गुडविल है, प्यार है, लोगों को पता है विंदु को हम लेंगे, ना तंग करेगा, ना कोई नाटक करेगा, ना कोई बहुत सारे लोग लेके आएगा साथ में। आजकल इतने लोग एक एक एक्टर के साथ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी फनी, आई कैन नॉट बिलीव इट, और कुछ भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल, बिकॉज ये बहुत महंगा पड़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री को। तो मेरे बच्चे अगर पिक्चर में आ रहे हैं, दोनों हीरो और हीरोइन, तो मैं चाहूँगा कि वो उनका 2 या 3 लोग से ज़्यादा स्टाफ कभी ना हो, प्रोड्यूसर को कभी चोट ना लगे, वो जब जाएं तो कुछ भी रॉन्ग ना करें, अच्छी तरह मैनेड और अच्छी तरह यानी बिहेव करें। दैट्स माय ड्रीम। सर आज की जो जनरेशन है जो बॉलीवुड में आना चाह रही है, प्लस उनके लिए आपका क्या एक सीख रहेगी, क्या सजेशंस रहेंगे? आजकल बॉलीवुड में आना थोड़ा ईजियर भी है, बिकॉज OTT भी है, टीवी भी है, फिल्में भी हैं, लेकिन आजकल मुझे लगता है जो बेस्ट तरीका है जो आप कर रहे हो, पॉडकास्ट या कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक की आप पहुंच रहे हो पब्लिक तक, पब्लिक को पता है कि भाई कुनाक जैन कौन है, वो देख रही है, 5 लाख 10 लाख लोग आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो यू आर बिकमिंग फेमस फ्रॉम दैट। तो यू आर नॉट बीइंग एन एक्टर, यू जस्ट, आपको पसंद है कि भाई मैं पॉडकास्ट करूं, लोगों के दिल में क्या है जज्बात उनके बाहर निकालूं बातों से, तो वो आप कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। तो आप प्रूव कर रहे हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है, जो हम यहाँ बैठे हैं, लोग आके बैठ रहे हैं, लोग बैठना चाहेंगे और आएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट वे इफ़ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, इफ़ यू वांट टू बी इन द एक्टिंग फील्ड, गो ऑन यूट्यूब, गो ऑन इंस्टाग्राम, आपके फॉलोअर्स बढ़ाओ, लोगों को आप को देखना पसंद करें, ऑटोमेटिकली बिग बॉस जैसे और टीवी वाले जैसे पिक्चर वाले आपके पास आएंगे। लेकिन आप बॉम्बे जाके सीधा स्ट्रगल करने लग जाओगे तो इट्स अ वेरी हार्ड स्ट्रगल। सर जो अभी दोस्ती की अपन बात कर रहे थे, तो दोस्ती से एक चीज़ और मेरे माइंड में जस्ट अभी वापस क्लिक हुई, दैट जो आपने अक्षय बाजी एंड अजय सर के साथ वाली जो फ्रेंडशिप है, सो वहाँ पे किस तरीके का क्रेज़ी फ़न होता है सर? बिकॉज वो एक अलग जोन चलता है जब उनके साथ में, मतलब आई गेस टाइम स्पेंड करना उनके साथ में, आसपास में जो एनवायरनमेंट को वो इतना ईज कर देते हैं। अक्षय इज़ लाइक अ नॉटी चाइल्ड, तो उसके दिमाग में खुराफाती कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग चलता ही रहता है। उसको मज़ा आता है लोगों की टांग खींचना, ये खींचना, वो खींचना, उल्लू बनाना, तंग करना। तो हमारे ज़िंदगी भर जितना भी अक्षय के साथ काम किया है वो ऐसे ही टाइम गया है, मज़े से हंसते खेलते और हमारी टांगें खींचते हुए। वो खुद की तो खींचने नहीं देता, बहुत ब्रेनी है, लेकिन हमारी खींचता रहता है। एक दिन मैं प्लेन में था, प्लेन में मैंने घड़ी पहनी थी, अक्षय मेरे साथ में आके बैठ गया सेम पास वाली सीट पे, बातें करते रहा, सोंडे पोंडे कर रहा था। जब मैं नीचे उतरा तो बोला भाई सुन टाइम क्या हुआ, और हम बाहर आ गए प्लेन से। मैं देखा मेरी घड़ी गायब। ओ तेरी मेरी घड़ी, मैं प्लेन में गिर गई। मैं भागा प्लेन की तरफ वापस, ओए एले
वो घड़ी ऐसे पकड़ के बैठा है। तो ऐसी चीज़ें वो करता रहता है, बहुत चीज़ें। एक बार हम शॉपिंग गए थे, कम वक्त की इश्क की शूटिंग चल रही थी, तो इटली में थे, तो वहाँ शॉपिंग चले गए, मिलान फिलान। तो घर आए और उसने कहा चल चलो ऊपर चलो, बैग आ जाएंगे। तो हम सब ऊपर चल पड़े कि हमारे बैग आ जाएंगे। जब वो मेरे रूम में आके अक्षय कुमार नॉक कर रहा है, और सुनी तूने अपना बैग नहीं लिया? मैं कहा तूने बोला आ जाएंगे। बोला देख आ गए। और मैं ज़मीन पे देखा तो मेरे कपड़े ऊपर से लेके रूम से लेके नीचे गाड़ी तक हर जगह एक एक कपड़ा रखा है। तो ये ऐसे काम करता रहता है। अजय देवगन को भी बहुत मज़ा आता है कुछ ना कुछ कॉमेडी करने। आजकल थोड़ा वो सोबर हो गए, पहले उसमें बहुत मज़ा आता था तंग करना कुछ ना कुछ। अजय सर तो ही इज नोन फॉर द मतलब Pranks. बिगेस्ट प्रैंकस्टर, लॉट्स ऑफ प्रैंक्स। सन ऑफ सरदार 1 की शूटिंग थी, इसने हमें सबको बोला भाई बहुत ही टेस्टी मीठा आज खिलाऊंगा। और रात को ऐसे लग रहा था, ये काजोल भी थी और सब, ये लोग ने बड़ा मीठा तैयार किया ट्रे, और जो मुंह में डाले तो मिर्चें थी, मिर्चों से बना हुआ मीठा, धज्जियाँ उड़ गई लोगों की। तो ऐसी चीज़ें अजय देवगन करते रहते हैं। संजय दत्त को भी बहुत मज़ा आता है लोगों की टांग खींचना, कॉमेडी करना, तंग करना। आई बिलीव दैट, मेरे को लोग बोलते हैं बड़ा दिल वाला, मैं बोलता हूँ कि संजय दत्त इज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, प्योर 24 कैरेट। सर आपकी जो पूरी जर्नी रही है उसमें ऐसे कौन से मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं जिनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जो कि ऑडियंस को नहीं पता? बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन जनरल पब्लिक डोमेन में हैं आपके बारे में, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट इन द पब्लिक डोमेन। वेल देयर इज थिंग्स, यू नो, लाइफ इज अ लेसन। तो जब मैं रोशन तनेजा जी के पास एक्टिंग सीख रहा था, तो स्टार्ट में करियर गए, तो सूरज जी आए, सूरज भरजाते जी, पहली पिक्चर बनाना चाह रहे थे। तो उनने सबको देखा और फिर बोला भाई विंदु से बात करेंगे। बोला भाई विंदु हमारी एक पिक्चर बना रहे हैं, मैंने प्यार किया और मैं आपको उसमें लेना चाहता हूँ। अब पता नहीं कौन सा रोल था, आई थिंक क्या पता सलमान वाला था या क्या पता उसका था अपना नूतन जी के बेटे का। तो दोनों में से एक रोल था। अब पता नहीं कौन सा था, या कुछ और भी हो सकता, क्या पता। लेकिन मुझे लगा कि यार भर जाते आज मेक दोस्त गीत गाता चल एंड ऑल दैट, और हमें एक्शन वाले, तो यार ये हम लोग, ये जब नसीब में नहीं लिखा तो वो आपको नहीं मिल सकता। वो उनके नसीब में लिखा था जिनको वो मिला है। तो ये होता है, एंड तुम्हारी जजमेंट रॉन्ग होती है, तुमसे गलती होती है। हमारी पिक्चर जो करंट लगी पहली, वो कई जगह बहुत चली, कई जगह नहीं चली, तो कंफ्यूज टाइप ऑफ हो गया। बॉम्बे में बहुत चली, दिल्ली में बिल्कुल नहीं चली, तो बहुत गड़बड़ हुई थी। तो इसकी वजह से कैरियर डिडंट टेक ऑफ। लेकिन लाइफ इज सच के जब कैरियर टेक ऑफ नहीं किया, तो मैंने सोचा यार क्या करना है क्या नहीं करना, छोड़ना है यार, ठीक है देखेंगे जो भी होगा। ऐसे उसको सीरियसली नहीं लिया बहुत स्टार्टिंग में। और फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो कैरियर गड़बड़ हो रहा है। और फिर मैं बहुत पिक्चरें रिफ्यूज़ भी की, मुझे लगता है ये नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। आज भी याद है बहुत पिक्चरें, बारिश पता नहीं कौन सी बहुत पिक्चरें मैंने रिफ्यूज़ की थी। तो बॉबी देओल वाली बारिश नहीं, और दूसरी एक बारिश आई थी आई थिंक, जिसमें राहुल रॉय ने की थी शायद। तो ये सब मैंने रिफ्यूज़ की। और उसके बाद टीवी आई, और टीवी में करने लग गया। और टीवी में हमारे युग, बेताल बहुत सुपर हिट हो गए शोज़, तो फुल टाइम मैं टीवी करने लग गया। और फिर मुझे याद है आई थिंक साजिद नडियाडवाला और डेविड, इनने मुझे बोला विंदु एक पिक्चर तेरे लिए रोल रेडी है, रेडी हो जा, ये वो, और मुझसे शादी करोगी 2000 में। उनने फिर से मुझे फिल्मों में लेके आए। तब तो मैं 4-5 पिक्चरें की थी, पर बहुत करियर बहुत ग्रेट नहीं चल रहा था। और मुझसे शादी करोगे बाद पिक्चरें स्टार्ट की, तो फिर उसका पता नहीं 50, 60, 70 पिक्चरें कर ली। हनुमान जी का तो ब्लेसिंग है, जूनियर NTR के साथ, सबके साथ, आई थिंक नागार्जुना के साथ, सबके साथ साउथ में बहुत किया मैंने, तो बहुत बार किया है। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग फॉरएवर है, और बाकी भी काम चलते ही जा रहा है। लोगों का प्यार मेन चीज़ है, इंडिया के अंदर रिकग्नाइज हो पाना। बिल्कुल, लोग देखते हैं और बोलते हैं यार इसको किधर देखा है, ऐसा नहीं, लोग बोलते हैं अरे ये बिंदु तारा सिंह। तो ये थैंक यू गॉड कि यहाँ तक पहुँचाया कि लोग पहचानते हैं और प्यार मिलता है। सर जिस तरीके से आपकी एक पूरी जर्नी रही है ना, तो मतलब आप एक, जब कोई बंदा डिमोटिवेटेड हो जाता है ना, तो आजकल जो जनरेशन के अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो आपने अपने टाइम पे किस तरीके से चीज़ें को हैंडल करा? बिकॉज आज की जनरेशन है ना, बहुत जल्दी लाइक सोसाइटी डिप्रेस हो रहे डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन एंग्जाइटी कभी लाइफ में हुआ ही नहीं। तो आई थिंक फितरत भी होती है शायद, मुझे ये कभी नहीं हुआ। तो मेरी आदत है
कि रोज़ रात को जब मैं सोने से पहले अपना आईपैड उठाता हूँ और वो एंग्री बर्ड्स और ऐसी जो गेमें हैं वो 15-20 मिनट खेल के फिर सोता हूँ, मेरी आदत है वो। तो लोग मुझे पूछते हैं बिंदु ये क्यों खेलता है तू ये गेम, वो जैसे कैंडी क्रश टाइप की गेम है, तो क्यों खेलता है 10-15 मिनट? मैं कहा जब मैं इसको पकड़ता हूँ ना तो मेरा सारे थॉट्स वॉट सब ब्रेन ही शट डाउन हो जाता है, और वो 10-15 मिनट में खेल के फिर उसके छोड़ के फिर सो जाता हूँ। तो साला एकदम गेम के वो फर्स्ट क्लास टू करके नींद अच्छी आती है। तो वो बचपना जो है वो दिल में रखो, और डिप्रेशन ये सब चीज़ें बकवास है। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी गेट एनी एंग्जाइटी, लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। तो व्हेन यू आर डाउन रिमेंबर देयर इज ओनली वे, वन वे, एंड दैट इज अप, एंड व्हेन यू अप रिमेंबर डाउन इज कमिंग टू, सो बी रेडी फॉर इट। सर, फादर एंड सन के रिलेशनशिप के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट कुड बी आइकॉनिक। यू सी, हमारे पिताजी वॉज नॉट अ हैंड्स ऑन फादर बिकॉज वो बहुत बिजी थे। हम जब छोटे थे हमारी माँ ने हमें पाला है। पिताजी हमारे स्कूल जाने से पहले काम पे निकल जाते थे 6 बजे सुबह, और हमारे सोने के बाद रात को 12 बजे 11:30 बजे वो घर आते थे। 5-5 शिफ्ट करते थे। हमारी सबकी ज़िंदगी उनने बनाई, उनने हम सबको सेटल कर दिया। उन क्या हार्ड वर्क की वजह से आज हम जहाँ हैं, सारे बच्चे सब सेटल्ड। तो डेफिनेटली जो बाप होता है वो बाप होता है, और वो फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। माँ अपना काम करती है, बच्चों को बड़ा करना, माँ आजकल काम भी करती है, तो दोनों चीज़ें माँ पे हैं। बाप बच्चों को कभी भी पाल पोस के बड़ा करने में माँ का ही योगदान होता है। तो माँ बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, आजकल की माँ जिसको काम भी करना पड़ रहा है और घर भी संभालना पड़ रहा है। ऑब्वियसली खाना वाना बनाने के लिए तो कोई भी रख सकते हो तुम, लेकिन जो संस्कार, जो कल्चर, जो हमारे जैसे सनों सरदार का डायलॉग है, वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज़ होती है। घर के अंदर वो हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है, लेकिन एक बार वो घर के बाहर आ गया ना तो टोटे टोटे कर देंगे। तो टोटे टोटे नहीं करना, संस्कार अच्छे पाना। एंड हमारी माँ ने हमें बड़ा किया। लेकिन आगे चल के जब डैड का काम स्लो हुआ, उनकी एज बढ़ी, तो मैं लकी उन बच्चों में से हूँ। मेरी बहनें शादी करके चले गई थी, उनने भी बहुत माँ बाप से बहुत प्यार किया, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ दोनों पेरेंट्स लाइफ लॉन्ग रहे। मेरे भाई के पास चले जाते थे 2-3 महीने चंडीगढ़ रहने, बाकी पूरा साल फुल टाइम मेरे साथ रहे। तो मुझे मौका मिला उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो आई एम ब्लेस्ड, आई गॉट लकी। एंड हमारे डैड का जो नेचर था, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। उन्हें जब भी कुछ बोलते थे, याद रखना हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स भगवान है, वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वाकई भगवान है। वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। और जब आपके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा दे आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। उनके पास पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, वो सोच समझ के आपके भले के लिए बोल रहे हैं। तो प्लीज़ लिसन टू योर पेरेंट्स, बिकॉज एंड में they will be proven right and you will be proven wrong. 1 in 100 chances there that you might be proven right, but 99% the parents will be right. सर, इन लास्ट में एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हम सारे गेस्ट से करते हैं, बिकॉज आपको लोग एज अ रोल मॉडल फिटनेस एंड बॉलीवुड प्लस हनुमान जी के कैरेक्टर में देखा हुआ है। सो आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी सीख दीजिए जो कि उनके लिए और उनके फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल हो। सीख तो मैं यही देना चाहूँगा कि जो आपकी बॉडी है वो सबसे प्राइसलेस, सबसे महंगी चीज़ जो आप दुनिया में ओन करते हो वो आपकी बॉडी है। तो अगर आप अपनी बॉडी को 30, 40, 50 मिनट नहीं दे सकते 24 घंटों में, तो आई थिंक आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत अनफेयर कर रहे हैं। तो इट्स योर ड्यूटी to look after your body, to give it some exercise। थोड़ा सा मेहनत करो। अगर आप ऑफिस के जॉब पे हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बैठे बैठे कुर्सी पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं आपको आज 7 एक्सरसाइज सिखाता हूँ जो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिक, आप सोचो कि पूरी एक्सरसाइज है। कसम खा लो और रोज़ ये करना। ये हाथ लो, 30 बार ऐसे मारो, 30 बार ऐसे मारो, 60 बार ऐसे मारो, 60 बार ऐसे करो, 30 बार ऐसे करो,
60 बार ऐसे करो, 60 बार ऐसे करो, 30 बार ऐसे करो, फिनिश। आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई विद इन आई थिंक 5 मिनट्स। तो एटलीस्ट ये तो कर लो, आपकी पूरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं आएगी ये 7 चीज़ें करने से। तो अगर आप 40 मिनट्स के आसपास अपनी बॉडी को दे दो, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, थोड़ा सा योगा कर रहे हो, थोड़ा सा दंड बैठक मार रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वो बॉडी आपको लाइफ लॉन्ग आगे लेके जाने वाली है। तो प्लीज़ दैट्स माई एडवाइस टू एवरीबडी, गिव एटलीस्ट 40-45 मिनट्स टू योर बॉडी एंड इंडिया शुड बी अ हेल्दी नेशन। हम सब फुल टाइम सिर्फ काम 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 और टेंशन स्ट्रेस लेते रहते हैं, बॉडी को ख्याल नहीं रखते। हमारा खाना जो है इंडियन फूड इज़ वेरी टेस्टी, लेकिन वो बॉडी के लिए इतना ग्रेट नहीं है। थोड़ा फैट सब लोग को आ जाता है, पेट पे आ जाता है, हर जगह आ जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी लाइफ भी बेटर होगी, आपका लाइफ का स्पैन भी बेटर होगा और हेल्दी रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ये टेस्ट वेस्ट में बिलीव नहीं करता, तो मैं कुछ और एडवाइस देना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो टेस्ट करता ही नहीं। मुझे लगता है कि बॉडी बात करती है आपसे, वो बॉडी बताती है कि वो सही चल रही है नहीं चल रही। अगर आप रात को सोते हैं तो प्लीज़ लाई डाउन एंड जस्ट लिसन टू योर बॉडी। योर बॉडी विल टेल यू कि अगर उसको कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी रॉन्ग चल रहा है, वो अपने आप बताती है, साइन आएगा आपको। तो वो भी प्लीज़ फॉलो करें, लिसन करें। अगर कुछ रॉन्ग साइन आ रहा है तो डेफिनेटली जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, फिर टेस्ट कराएं। लेकिन डर के और ऐसे कोरोना कोविड ये सब चीज़ों ने जो डरा के लोगों को बीमार किया, वो बहुत ही गंदी चीज़ है। मैं न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चला कब कोविड आया, कब चले गया। अगर न्यूज़ देख रहा होता तो मैं भी बहुत डर जाता। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। स्टे अवे फ्रॉम द न्यूज़, स्टे अवे फ्रॉम फालतू थिंग्स एंड लुक आफ्टर योर बॉडी। So guys, thank you so much for watching this podcast, and before signing this podcast, this was legendary विंदु दारा सिंह सर ऑन जस्ट बात। और इन्होंने आज अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन फ्यूचर आने वाली है। ऑफ कोर्स दिस कुड बी अ लेजेंडरी गेम चेंजर पॉडकास्ट, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है आई थिंक सर आप पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। हाँ, मैंने नहीं, एक ही ज़िंदगी में मैंने कुछ किया था ऐसा, एक बार किया था और 100 लोग मेरे पीछे पड़े थे। पॉडकास्ट तो मुझे लगा यार कितनी बार करेंगे इसको, लेकिन आज ये मौका मिला आपके साथ मुझे, यानी शाबाश, थैंक यू शाबाश फॉर टेलिंग मी दैट यू मस्ट गो टू कोनार्क शो एंड आई थिंक आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच सर, और हमको बहुत आज अच्छा लगा एंड वी फेल्ट योर प्रेजेंस टुडे एंड दारा सिंह सर प्रेजेंस ऑल्सो विद यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।